हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट की स्पेशल क्लास में स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए एक यूपी टेट की विशेष क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आप सभी लोगों के लिए आपका पूरा पाठ्यक्रम है यूपी टेट का, उससे जो चुनिंदा प्रश्न है वही लेकर आए हैं, जो आपको सफलता की तरफ ले जाएंगे। अच्छे से पढ़िएगा और कल आपका पेपर है, इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा। तो पहले आज की क्लास की बात कर लेते हैं, बाकी बातें उसके बाद। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्व अवस्था भी कहा जाता है? बाल विकास का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। मिथ्या परिपक्व अवस्था किससे कहा जाता है? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो ये जो मिथ्या परिपक्व अवस्था है, ये 6 से 12 वर्ष की होती है और ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व अवस्था किसने कहा है? तो ये रॉस ने कहा है। ये भी याद रखिएगा, रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व अवस्था कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक स्किनर, विलियम जेम्स, वॉटसन, वुडवर्थ। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा और अपने पेपर से पहले एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न लगभग आपके वही हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं और जो पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इनको देखते चलिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला प्रश्न, ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? ईगो लिबिडो का आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि, ईगो सिंटोनिक। तो ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्म प्रेम। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्वयं से प्रेम। ईगो लिबिडो, ये फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियां 3 तरह की इन्होंने बताई हैं। एक इदम, अहम और परा अहम। ये इन्होंने 3 तरह की बताई हैं, इदम, अहम, परा अहम। तो ये जो ईगो लिबिडो है, इसका अर्थ होता है आत्म प्रेम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? वॉटसन, वुंट, अरस्तु या फिर प्लूटो? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु ने कहा है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अरस्तु जो है, ये प्लूटो के शिष्य हैं और सिकंदर के गुरु थे। प्लूटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु, और इन्होंने आगमन निगमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अरस्तु ने आगमन निगमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नोट कर लीजिएगा, नहीं तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की कौन सी परिभाषा है? मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो ने कौन सी परिभाषा दी गई है, ये पूछा गया है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मुझे एक बच्चा दो और मैं उसे जो चाहे बना सकता हूँ। डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य। मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है। और अंतिम, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो जो परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी, वो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन और धारणा ही मनोविज्ञान है। और ये जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा था? मुझे एक बच्चा दो, एक नवजात शिशु दो और मैं उसे जो चाहे बना सकता हूँ। ये कहा था वॉटसन ने। वॉटसन ने कहा था, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहे बना सकता हूँ। और मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। ये सभी याद कर लीजिएगा, इनसे एक प्रश्न जरूर आपका आता है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ये मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ने कहा है, इसलिए इसको सभी को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और अपने एग्जाम से थोड़ी देर पहले इनका रिवीजन करके जाइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 6, 7, 9, 8। तो एरिक्सन ने मनोलैंगिक विकास की कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और एरिक्सन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो वो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत।
ये याद कर लीजिएगा। सभी सिद्धांत एक बार आप सभी लोग रिवीजन करके जाइएगा, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एरिक्सन का सिद्धांत मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। और अभी आपको बता दिया था अरस्तु का आगमन निगमन का है। अगला प्रश्न, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? प्ले वे पुस्तक के रचयिता फ्रॉबेल, थॉर्नडाइक, हेनरी कॉल्डवेल कुक, फ्राइड। ये प्ले वे पुस्तक के रचयिता हेनरी कॉल्डवेल कुक हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका, जापान, रूस और जर्मनी। तो स्किनर जो थे ये अमेरिका के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जॉन ड्यूबी, डगलस, पेस्टोलॉजी और स्किनर। तो मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को ये पेस्टोलॉजी ने कहा है। मन का विज्ञान या फिर मस्तिष्क का विज्ञान, ये पेस्टोलॉजी ने कहा है। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पेस्टोलॉजी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैट व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? TAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, प्रक्षेपी विधि, वस्तुनिष्ठ विधि या फिर अप्रक्षेपी विधि? तो टैट व्यक्तित्व परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये मॉर्गन और मरे ने टैट व्यक्तित्व परीक्षण का प्रतिपादन किया है और यह एक प्रक्षेपी विधि है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, TAT यानी टैट से। इसका प्रतिपादन मॉर्गन और मरे ने किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? स्टैनले हॉल के द्वारा सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत और बहुबुद्धि का सिद्धांत। स्टैनले हॉल ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है और स्टैनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पे स्थित है? फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या फिर कानपुर? तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ है, काफ़ी मिलते जुलते नाम है। अस्थि विकलांग संस्थान ये कोलकाता में है, इसलिए कन्फ्यूजन बिल्कुल मत लाइएगा और बिना स्ट्रेस के पेपर दीजिएगा। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा बिना किसी टेंशन के। तो राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ये हैदराबाद में है और राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान ये कोलकाता में है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में किसका अंतर होता है? शिक्षण विधियाँ और शिक्षण नीतियाँ, इनमें किसका अंतर होता है? प्रारूप का, सिद्धांत का, उद्देश्य का या फिर पाठ्य वस्तु का? तो शिक्षण विधियों में और शिक्षण नीतियों में उद्देश्य का अंतर होता है। दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सर्वाधिक होता है? सुपर ईगो का विकास अभी आपको बताया था 3 अवस्थाएं, इदम, अहम, परा अहम। तो यहाँ पूछा गया सुपर ईगो का विकास जो है वो किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? गुदावस्था, अवयस्क अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था या फिर यौन प्रधान अवस्था? तो यहाँ पूछा गया है किसमें सर्वाधिक होता है। तो चलिए देखते हैं किसमें सर्वाधिक होता है। गुदावस्था जो होती है ये 2 से 3 वर्ष होती है। जननेंद्रिय अवस्था 12 से 20 वर्ष की होती है और अवयस्क अवस्था ये 12 से 18 वर्ष की होती है। तो सुपर ईगो का जो विकास है सर्वाधिक अवयस्क अवस्था में होता है, यानी 12 से 18 वर्ष के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिक आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, मैकडूगल ने या फिर वॉटसन ने? तो मनोविज्ञान की परिभाषा
यानी आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, ये मैकडूगल ने कहा है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका मनोविज्ञान के प्रश्न खत्म होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी के प्रश्नों की तरफ। आपके सामने हिंदी का पहला प्रश्न दिख रहा है। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत, पाली, देव भाषा, आर्य भाषा। तो जो साहित्य में प्रयुक्त होती है संस्कृत भाषा, उसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की जो सबसे पुरानी भाषा है, जब ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे तो वो सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग किया करते थे? हिंदी का, संस्कृत का, अपभ्रंश या फिर प्राकृत? तो जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे वो सबसे ज़्यादा संस्कृत का प्रयोग करते थे। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे, और ये ईवीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित कुल कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं दी गई हैं? 21, 22, 23 या फिर 24? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं दी गई हैं। 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले 14 भाषाएं दी गई थी, इसके बाद में 8 और बढ़ा दी गई, तो अब टोटल 22 भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा किस रूप में प्रसिद्ध है? राजभाषा में, तकनीकी भाषा यानी कि कंप्यूटर भाषा में, राष्ट्रभाषा में या फिर काव्य भाषा में? तो जो ब्रज भाषा है वो सबसे ज़्यादा काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और ब्रज भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनके कुछ नाम, जैसे रसखान, बिहारी, घनानंद, ये ब्रज भाषा के मुख्य कवि हैं। इनको याद कर लीजिएगा, ये ब्रज भाषा के ही कवि हैं और इनके ज़्यादातर काव्य श्री कृष्ण जी के ऊपर रचित हैं। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रागैतिहासिक में, तो इसको पहले अलग करके देख लेते हैं। प्राक प्लस ऐतिहासिक, क्योंकि कभी कभी इसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है और कभी उपसर्ग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राक, ये जो शब्द के पहले लगता है, जो आरंभ में लगता है, वो उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा प्राक, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक में प्राक उपसर्ग है और ऐतिहासिक मूल शब्द है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ एवं प्रकृति का है? अलग अर्थ और प्रकृति का कौन सा शब्द है? शाश्वत, चिरंतन, सनातन, अधुनातन। इनमें कौन सा शब्द है जो तीनों से मेल नहीं खाता है? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इन तीनों से मेल नहीं खाता है। इसका संबंध होता है, अधुनातन का अर्थ है आज तक का जो घटित काल है, आज तक का घटित काल। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा आज तक का घटित काल। और बाकी इन तीनों का अर्थ है लंबे समय से चला आ रहा है, यानी कि जो बहुत टाइम से चला आ रहा है उसको सनातन, चिरंतन और शाश्वत कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवि और उनकी रचनाओं का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी इसमें कोई ऐसा जोड़ा है जो बाकी से अलग है, यानी जो उनके रचना अलग है और कवि अलग है। तो देखते हैं कौन सा ऐसा है। शिवराज भूषण शब्द रसायन देव की है, उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ये आपका पहला ऑप्शन तो सही है, शिवराज भूषण ये भूषण की ही है, शब्द रसायन देव की है, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और उद्धव शतक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। अगला प्रश्न, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, अव्यय। उसका कोट पुराना था, तो यहाँ पूछा गया है कि ये पुराना शब्द है जो, वो क्या है? तो वो कोट की विशेषता बता रहा है कि कोट पुराना था, और जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे पुराना विशेषण है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में
वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जा रही है, कितनी है? 52, 48, 36 या फिर 50? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 है। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कि 11 स्वर हैं। 52 में 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, या फिर पूछा जा सकता है व्यंजन कितने हैं, और नहीं तो फिर यही प्रश्न आ सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? हिंदी को राजभाषा किस भाग में कहा गया है? भाग 15, भाग 17, भाग 34 या फिर भाग 5? तो जिस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है वो भाग 17 है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक हिंदी के राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है इन अनुच्छेदों में। और 14 सितंबर 1949 को, ये डेट याद कर लीजिएगा, 24 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या फिर 22? बोलियों को उपभाषा भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि हिंदी भाषा में कुल कितनी उपभाषाएं हैं, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन मत होइएगा, कन्फ्यूजन मत लाइएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन यही है, या तो बोलियां लिख दो या फिर उपभाषा, तो बात एक ही है आपकी। तो देखते हैं कितनी उपभाषा या बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में टोटल 18 बोलियां हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर हरिवंश राय बच्चन की? तो तुलसीदास ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुहावरा दिया गया है, 99 के फेर में पड़ना का क्या अर्थ है? बहुत परिश्रम करना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, 99 रन बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 99 के फेर में पड़ना यानी कि धन संग्रह की चिंता में पड़ना, ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का अर्थ होता है रचना, और सृष्टि का विलोम क्या होगा? मुक्ति, रचना, पाताल या फिर प्रलय? तो सृष्टि यानी कि रचना, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रलय। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रलय यानी कि सब कुछ नष्ट होना। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? सौरसेनी, मगधी, प्राकृत और अपभ्रंश? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास ये अपभ्रंश से हुआ है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और अपभ्रंश के महाकवि जो हैं वो स्वयंभू हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अपभ्रंश भाषा से संबंधित महाकवि कौन है, तो वो स्वयंभू हैं। आपका यहाँ पर फोर्थ। अब आपके सामने संस्कृत का पहला प्रश्न आता है, देखते हैं क्या है। परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में आने वाला लकार कौन सा है? भूतकाल में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार या फिर लोट लकार? तो जो भूतकाल में प्रयुक्त होता है वो लंग लकार है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कात्यायन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन हैं। व्याकरण के कितने प्रयोजन हैं? 13, 5, 128 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कात्यायन के अनुसार व्याकरण के कुल 5 प्रयोजन है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें रक्षा, ऊ, असंदेह, आगम और लघु, ये कुल 5 प्रयोजन है। आगम और लघु, इनको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपने नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, विप्राय गाम ददाती में विप्र क्या है? विप्राय गाम ददाती यानी विप्र के लिए गायें दी गई। कर्ता, कर्म, करण या फिर संप्रदान? तो के लिए दी गई यानी कि संप्रदान। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर संप्रदान कारक है विप्र। अगला प्रश्न,
कर्म वाच्य में कर्म के साथ लगने वाली विभक्ति है कौन सी? कर्म वाच्य में जो कर्म के साथ विभक्ति लगती है कौन सी है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या फिर प्रथमा? तो जो कर्म वाच्य में कर्म के साथ लगती है वो तृतीया विभक्ति होती है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत में कितने लकार पाए जाते हैं? लौकिक संस्कृत में 3, 6, 10 या फिर 12? तो लौकिक संस्कृत में जो लकार पाए जाते हैं वो टोटल 10 होते हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लौकिक संस्कृत में कुल 10 लकार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अच संधि का पर्याय क्या है? अच संधि किसको कहा जाता है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या इनमें से कोई नहीं? तो अच संधि का जो अच संधि कहा जाता है स्वर संधि को। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कहीं पर स्वर संधि के स्थान पर अच संधि दिया हो तो वो आप उसको सही कर सकते हैं, वो आपका सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कर्तवाच्य में कर्ता के साथ लगने वाली कौन सी विभक्ति है? अभी आपको कर्म वाच्य में कर्म के साथ बताई थी, अब कर्तवाच्य में कर्ता के साथ जो विभक्ति लगती है वो पूछी गई है। तो देखते हैं कौन सी है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी? तो जो कर्तवाच्य में कर्ता के साथ लगती है वो प्रथमा विभक्ति है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्ता के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विष्णुदय में कौन सी संधि है? विष्णुदय में, तो पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। विष्णु प्लस उदय, विष्णु प्लस उदय, तो इसमें कौन सी संधि है ये पूछा गया है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर विष्णु प्लस उदय में दीर्घ संधि हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उ प्लस उ मिलकर उ बना रहे हैं तो यहाँ पर ये दीर्घ संधि हो जाएगी। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण सर्प का विग्रह है। कृष्ण सर्प का विग्रह पूछा गया है। कृष्णस्य सर्प, कृष्णः सर्पः, कृष्णाय सर्पः या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण सर्प यानी कि काला सांप, तो इसमें कौन सा समास है? यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे सांप की विशेषता बताई जा रही है कि वो काला है। इसका विग्रह पूछा गया है तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णः सर्पः। अगला प्रश्न, विपत्त काल का संधि विच्छेद। विपत्त काल का संधि विच्छेद पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विपद प्लस कालः, विपदा प्लस कालः, विपत्त प्लस कालः या इनमें से कोई नहीं? तो विपत्त काल का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका विपद प्लस कालः, और यहाँ पर संधि कौन सी होगी? तो वो व्यंजन संधि हो जाएगी। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम लक्ष्मणों में कौन सा समास है? राम लक्ष्मणों में समास पूछा गया है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो राम लक्ष्मण का समास विग्रह क्या होगा? रामः च और लक्ष्मणो च, यानी राम और लक्ष्मण। और जहाँ पर आपको बताया गया था जहाँ पर और शब्द का लोप हो या फिर योजक चिन्ह हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राम लक्ष्मणों में द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरि शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप पूछा गया है। आपसे बार बार कही जा रही थी कि सभी शब्द रूपों को एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। हरि, राम, बालक, नदी, लता, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनको एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, तो अगर किसी ने भी रिवीजन नहीं किया हो ये विभक्ति, वचन और रूप का, तो वो जरूर कर ले, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हरि शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन, हरिण, हरिणा, हिरण या फिर हिरना। तो हरि शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन ये हरिणा हो जाएगा। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका यहाँ एक वचन आपके सामने दिया गया है, द्विवचन हो जाएगा हरिभ्याम और बहुवचन हो जाएगा हरिभी। ये आपको तृतीया विभक्ति के तीनों वचन बता दिए हैं, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभी।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। समास के कितने भेद हैं? समास के भेद पूछे गए हैं 2, 3, 5 और 6। तो संस्कृत में समास के कुल 5 भेद हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लब धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक बहुवचन का रूप पूछा गया है। लब धातु का लभताम, लभेय, लभतु, लभेरन। तो विधिलिंग प्रथम पुरुष और बहुवचन का, तो यहाँ पर ये आपका बहुवचन का लभेरन हो जाएगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वचन का होगा लभेत और द्विवचन का लभेयताम और बहुवचन का लभेरन। ये विधिलिंग का प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला प्रश्न, आयुतम किस संख्या का बोधक है? संस्कृत में संख्याएं जरूर याद कर लीजिएगा। जरूर संख्याएं पूछी जाती हैं, 2 या 3 नंबर की आपकी संख्याएं जरूर आएंगी संस्कृत में, इसलिए इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ अयुतम का संख्या का बोधक पूछा गया है। कौन सी संख्या को संस्कृत में अयुतम कहते हैं? 1000, 10,000, 1,00,000 या 96। तो 1000 को कहते हैं सहस्त्रम, सहस्त्रम कहते हैं 1000 को। 1,00,000 को लक्षम, 96 को षणवती और 10,000 को कहते हैं अयुतम। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इन सभी को नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एग्जाम टाइम अपना रिवीजन ज़रूर कर लें। तो ये यहाँ पर आपका संस्कृत का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ते हैं पर्यावरण की तरफ। तो पर्यावरण का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम, ट्रिपनोसोमा, पास्चुरेला पेस्टिस या फिर उपरोक्त सभी। तो मलेरिया रोग जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के संक्रमण से होता है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये मादा एनाफिलीज की वजह से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है? हीमोग्लोबिन क्लोरीन, आयरन, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन का जो महत्वपूर्ण घटक है वो आयरन है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आयरन या लोहा ये हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न, साइट्रस कैंकर रोग किस पौधे में होता है? साइट्रस कैंकर आलू, गन्ना, नींबू या फिर मूंगफली। तो जैसा कि नाम से दिख रहा है साइट्रस, यानी कि नाम से आपको पता चल रहा होगा साइट्रस, साइट्रस से ही संबंधित है साइट्रिक एसिड। और साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। और आप ऑप्शन में देख लीजिएगा यहाँ पर आपकी कौन कौन सी खट्टी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको नींबू दिख रहा होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, नींबू। साइट्रस कैंकर रोग ये नींबू के पौधे में होता है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग गुर्दे की खराबी, हृदय की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी या इनमें से कोई नहीं। तो ईसीजी का प्रयोग ये हृदय की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? एक्लर, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु या फिर थियोफ्रेट्स। तो वनस्पति विज्ञान का पिता ये कहा जाता है थियोफ्रेट्स को। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शैवाल का अध्ययन संबंधी विज्ञान क्या कहलाता है? शैवाल से संबंधित जो साइंस होती है वो क्या कहलाती है? माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर बॉटनी। तो जहाँ पर शैवाल का अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी कहलाती है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और माइक्रोलॉजी होती है जहाँ पर कवक का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन माइक्रोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोजेक रोग किस पौधे में होता है? मोजेक रोग
आलू, तंबाकू, केला और गेहूँ। आप सभी लोग शायद जानते हो, उत्तर प्रदेश के हो तो फिर जानना लाजमी है। मोजेक रोग ये आलू से संबंधित है। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आलू के पौधे में मोजेक रोग हो जाता है, जिससे कि आलू की फसल नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक पूछे गए हैं एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, लुई पास्चर या फिर ल्यूवेनहॉक। यहाँ पर पूछा गया है हरित क्रांति के जनक, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग। और अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। और लुई पास्चर कौन है? तो इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की, इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सभी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने, रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? साधारण कांच इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। सिलिका का, सोडियम सिलिकेट का, कैल्शियम सिलिकेट का या फिर उपरोक्त तीनों का। तो साधारण कांच जो होता है वो इन तीनों का मिश्रण है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी का। अगला प्रश्न, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, आर्गन, नियॉन और नाइट्रोजन। तो वायुयान के टायरों में जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन होती है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये और गैसों की तुलना में सूखी और हल्की गैस होती है और इसमें आग नहीं लगती है जल्दी नाइट्रोजन में, इसलिए वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और अगर पूछा जाता है कि हवा वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो उनमें हीलियम भरी जाती है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, स्टॉकहोम में या फिर पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। और ये क्यों हुई थी? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका काम है मानव स्वास्थ्य से संबंधित सभी तरह की सुविधाएं और जानकारियां प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 8 मई को मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश हजार झीलों की भूमि कहलाता है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। हजार झीलों की भूमि कौन सा देश कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, वेनिस या फिर तुर्की। तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड कहलाता है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? हमारे सौर मंडल में लाल तारा किसको कहा गया है? शनि, मंगल, बुध या फिर शुक्र। तो मंगल को लाल तारे की संज्ञा दी गई है। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है, तो वो मंगल है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? ये दूध उत्पादन से संबंधित है, डेयरी उद्योग या फिर दुग्ध उत्पादन से। और ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1970 में प्रारंभ हुआ था। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। इनके जनक कौन है? तो वो वर्गीज कुरियन इनके जनक हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है, इनको याद कर लीजिएगा। और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, दुग्ध उत्पादन और डेयरी उद्योग, इन सभी से जो क्रांति आई थी वो कौन सी क्रांति थी? तो वो श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम ये दूध उत्पादन से या फिर डेयरी उद्योग से संबंधित है और इसका प्रारंभ 1970 में हुआ। अगला प्रश्न, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च,
16 मार्च, 5 जून और 21 जून। विश्व गौरैया दिवस, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 20 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस। विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं 20 मार्च को ही। 16 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपके सामने लाए गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज आप सभी लोग जानते होंगे कि संगीत की देवी या स्वर कोकिला श्रीमती लता मंगेशकर जी का आज निधन हो गया है, जो कि भारत में और पूरे विश्व में एक अपूर्ण क्षति है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। आज आप सभी लोगों के लिए यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को कल आपका एग्ज़ाम है, उससे संबंधित कुछ ज़रूरी बातें बता देते हैं जो कि आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो कल 23 जनवरी है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिवस है, उनकी जयंती है और आप सभी लोगों का पेपर है। आप लोगों का 10 बजे से पेपर है, इसलिए आप सभी लोग 9:30 बजे से पहले ही पहुंच जाइएगा। 9:30 बजे के बाद किसी तरह की एंट्री नहीं होगी, इसलिए समय का विशेष ख्याल रखें। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है आप सभी लोगों को, वो भी एक बार देख लीजिए। आप सभी लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने साथ में वो आपको बता देते हैं। एडमिट कार्ड, काला या नीला डॉट पेन, अपने साथ कोई आईडी लेकर जाइएगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक आप ले जा सकते हैं, चेक होगी। मास्क जरूर ध्यान में लेकर जाइएगा, बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। आप सभी लोग अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें, मास्क बिल्कुल भी नहीं उतारें और सैनिटाइजर भी साथ में लेकर जाइएगा। उचित दूरी बनाए रखिएगा सभी से। और एक मार्कशीट, अभी अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है तो किसी भी सेमेस्टर का आपका मार्कशीट आ चुका हो वो इंटरनेट से डाउनलोड कर लें और अपने कॉलेज से उस पर साइन या मुहर करवा लीजिएगा, अन्यथा आप पेपर में बैठने के लिए वैलिड नहीं होंगे। तो इतनी चीज़ें आप सभी लोग रख लीजिएगा। जिनका पेपर फर्स्ट मीटिंग में है, यानी कि 10 बजे से 12:30 बजे तक जिनका एग्ज़ाम है, वो लोग टाइम से पहुँच जाएँ। 9:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी, इसलिए हर हालत में 9:30 बजे से पहले ही पहुंच जाएं और अपना इतना सामान ज़रूर साथ में रख लें। और जिनका पेपर 2:30 बजे से 5 बजे तक, यानी कि सेकेंड मीटिंग में है, वो लोग 2 बजे तक हर हालत में अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं। आप सभी लोग बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के एग्ज़ाम दीजिएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतरीन होगा, अच्छे अंकों से आप सभी लोग पास होंगे। और अपने साथ अपने घर वालों की सुरक्षा का भी ध्यान रखिएगा, इसलिए मास्क और सैनिटाइज़र का प्रयोग जरूर करें। मास्क बिल्कुल भी ना उतारें और सैनिटाइज़र को टाइम पर यूज करते रहें। आप लोगों को कल के एग्ज़ाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।